हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके कई सारे जो टॉपिक हैं वो हम कवर कर चुके थे। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था क्रांतियों का युग। की हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, पढ़ा था, वो था कि 1830 से लेकर के 1848 तक किस तरह से क्रांतियों का युग चलता है, कहाँ कहाँ जैसे जैसे मतलब रूढ़िवादी जो ताकतें हैं वो अपनी व्यवस्थाएं, वो अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश करती हैं, वैसे वैसे आपका जो एक तरह से जो क्रांतिकारियाँ हैं, क्रांतिकारी जो लोग हैं वो अपनी क्रांतियाँ स्टार्ट कर देते हैं। ये जो क्रांतियों का युग है, दौर है, वो कैसे चलता है, इसका जो मतलब विस्तार है वो किस तरीके से होता है, इसका किस किस जो राष्ट्र है या कहीं राज्य पर असर होता है। जैसे आप देखोगे इनका असर जो है इटली, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड वगैरह, इन सब में इसका असर देखने को मिलता है। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे सारा। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो हमारा जो टॉपिक होगा रूमानीवाद वाला होगा। आपका जो टॉपिक कि जो हमने लास्ट टाइम जो क्रांतियों का युग पढ़ लिया था उसके बाद हम पढ़ेंगे रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखो, जो हम ये क्रांतियों का युग जो देख रहे हैं 1830 से लेकर 1840 तक, ये युग हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब ये टॉपिक हमारा फिनिश नहीं हुआ, ये इसके ही सब टॉपिक्स हैं। मतलब इसी के अंदर जो है हम सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसी बीच में मतलब जो ये क्रांतियों का दौर चला, युग चला, तो इसमें जो रोमानी कल्पना थी और इन्होंने मतलब किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत करी। अब यहाँ रोमानी से मतलब वो मत रोमांटिसिज्म मतलब उस वाले में मत पहुँच जाना जो आप जिसका मतलब मानते हो। यहाँ उसका मतलब उससे नहीं है, रोमानी से मतलब उसका ये नहीं है। रोमानी से मतलब यहाँ हमारी एक कल्चर से है, सभ्यता से है कि ये किस तरह से लोगों को कनेक्ट करेगी। कि अब देखो, हमने देखा कि जो हम टेरिटरी बढ़ा के और मतलब वॉर करके तो हम एक्सपेंड करके तो हम मतलब एक तरह से बाकी सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, तब फ्रीडम पा रहे, मतलब स्वतंत्रता ले लें। लेकिन उनमें मतलब ये जो रोमानी कला है, रोमानी जो चीज़ें हैं, मतलब कल्पना है, उससे राष्ट्रवाद की मतलब किस तरह से भावना आती है, फीलिंग्स आती है कि मतलब जो कल्चर है वो नेशनलिज्म की भावना में कैसे अहम रोल अदा करती है, कि ये लोगों में किस तरह से नेशनलिज्म की भावना जागृत करेगी, लोग किस तरह से मतलब एक तरह से राष्ट्रवादी बनेंगे, ये क्या इसका रोल रहेगा। ये जो रोमानी कल्पना है वो क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों को देखेंगे, मतलब जो हमारी कल्चर है वो किस तरह से लोगों को कनेक्ट करेगी एक दूसरे से और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करेगी। तो ये उसी टॉपिक का जो हमारी क्रांतियों का युग चल रहा है, दौर चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक तरह से हम जो टेरिटरी बढ़ा के और वॉर करके तो हम मतलब अपना जो एक तरह से फ्रीडम ले ही रहे हैं। लेकिन इसमें जो हमारी मतलब कल्चर है वो क्या अहम रोल अदा करती है, उनका क्या रोल होता है हमारी नेशनलिज्म की भावना में या हमारी क्रांतियों में, इन सब में इनकी क्या भूमिका होती है, इससे कैसे लोगों में हम नेशनलिज्म की भावना जागृत करेंगे। तो वो वाला जो चीज़ें हैं या टॉपिक्स हैं वो इस वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आपको शुरुआत में तो देखा नहीं होगा, अजीब सा मतलब हेडिंग रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की भावना क्या है मतलब। तो यहाँ देखो, इसका सीधा सा है कि जो हमारी कल्चर है वो किस तरह से मतलब नेशनलिज्म की भावना जागृत करने में अहम रोल अदा करेगी। किस तरह से जो हमारे किस्से, कहानियाँ हैं, संगीत हैं या हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं, डांस हैं, ये सारे किस तरह से नेशनलिज्म की भावना हम लोगों में जागृत करेंगे, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वापस से आपकी एनसीईआरटी पे। देखो, मेरा एनसीईआरटी पढ़ने का मेन जो मकसद है, या मैं ये कहूँ कि मेन जो है उद्देश्य है, वो यही है कि आपका कोई भी एक लाइन ना छूटे। और एनसीईआरटी का आपको मतलब मैं यहाँ पर आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ और दूसरा आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी आप देख रहे हो एक तरह से। मतलब उसकी जो भी कोई चीज़ें, टर्म्स हैं नहीं समझ में आ रही है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की मतलब जो रोमानी कल्पना है वो किस तरीके से लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करेगी।
भावना मतलब फीलिंग्स, मतलब एक तरह से। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ कि मतलब सिर्फ ये कहें कि हम नेशनलिज्म जो आया था वो लोगों ने जो युद्ध किए थे क्रांतिकारियों ने और उन्होंने जो क्षेत्र का विस्तार किया था, मतलब जो अपनी टेरिटरी बढ़ाई, सिर्फ उससे ही आ गया। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम रोल का अहम जो भूमिका है वो निभाई है कि मतलब राष्ट्र के नेशन के विचार आने में, उनके निर्माण में, नेशन निर्माण में या राष्ट्र का बनने में जो है संस्कृति जो थी, हमारी जो कल्चर थी, उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई है। उनमें जो हमारी कल्चर है उसमें हमारे कला हो गए, काव्य हो गए, काव्य मीन्स कविताएं वगैरह, कहानी, किस्से हो गए, अपने संगीत हो गए। संगीत ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया कि हमारी जो राष्ट्रीय भावना है उसको गढ़ने मतलब बनाने में और उनको व्यक्त करने में भी क्या है, अहम, आपका कहेंगे अहम भूमिका अदा करिए या उन्होंने हेल्प किए या सहयोग किया है। आइए हम जो रूमानीवाद को देखते हैं, रूमानीवाद को देखेंगे कि मतलब जो ये रूमानीवाद है उसका क्या रोल रहा है को देखें। जो एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था कि ये जो रूमानीवाद है वो एक सांस्कृतिक एक ऐसा आंदोलन था जो खास तरह का या कहीं स्पेशल एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जो लोगों में राष्ट्रवाद की जो है भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूहानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, देखो जो हमारी साइंस है, मतलब एक तरह से आप देखोगे जैसे साइंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, तथ्य मतलब फैक्ट होते हैं, हमारे तथ्य होते हैं। लेकिन जो हमारे कलाकार होते हैं, कवि होते हैं भाई, वो तो मन से सोचते हैं, उनके अंदर मतलब फैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ के मतलब एक अलग ही चीज़ होती है। ये क्या होती है, आपकी जो भावनाएं, फीलिंग्स होती हैं। तो तर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना करी कि मतलब ये जो हमारे जो इसके सपोर्टर थे, मतलब जो हमारे एक तरह से कलाकार और कवियां थे, उन्होंने तर्क और साइंस की आलोचना करी कि ये तो हेल्प करेगी नहीं नेशनलिज्म बनने में, मतलब एक नेशन बनने में, एक राष्ट्र बनने में। तो क्या हेल्प करेंगी, हमारी जो कल्चर है, हमारी सभ्यता है वो हेल्प करेगी। तो पहले यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है बेटा, इस पिक्चर को देख लेते हैं। आप एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। ये जो पिक्चर थी आपकी वो यूजिन डेलाक्रो द मैसेकर एट क्रॉस द्वारा बनाई गई थी। ये देखो, ये नाम यूरोपियन जो नाम होते हैं वो अजीब अजीब से होते हैं तरह, तो इनको देख लेना एक बार। मतलब ये जो फ्रांसीसी चित्रकार थे डेला क्रोआ, जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से माना जाता है कि फ्रेंच और रोमानी मतलब जो एक रोमांटिसिज्म वाली पिक्चर बनाते थे। यह विशाल चित्र जो है वो कितना है आपका 4.19 मीटर इंटू आपका 3.54 मीटर का है। यह एक घटना को चित्रित कर रहा है कि मतलब इस पिक्चर के थ्रू एक घटना दिखाई गई है जिसमें क्या है, कियोस द्वीप, जिसको कियोस द्वीप कहा जाता है। तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। यहाँ पर जो तुर्क थे उन्होंने 20,000 जो यूनानी थे उनको मार डाला था। और डेला क्रोआ ने इस घटना का एक नाटकीय वर्णन किया, मतलब नाटकीय जो बना करके मतलब एक नाटक की तरह, और महिलाएं और बच्चों को पीड़ा का केंद्र बिंदु दिखाया कि उसमें महिला मतलब कि सेंट्रल में कौन है, महिलाएं वगैरह हैं। और चटक रंगों का प्रयोग किया है करके देखने लगा कि इन भावनाओं को उकेर कर उन्होंने यूनानियों के जो सहानुभूति, उनको यूनानियों के प्रति मतलब एक तरह से सहानुभूति जताने की कोशिश करी है। एक मिनट, ये पिक्चर देख लो, इसमें आपको देख रहे हो ये जैसे महिलाएं और जो बच्चे हैं उसको सेंट्रल एक तरह से मतलब एक तरह से दिखाया कि मतलब किस तरह से उनके हालात थे। ये सारे कुछ इस पिक्चर के थ्रू वो दिखा रहा है आपका। तो ये जो हमारे कवि वगैरह थे वो तर्क वितर्क और विज्ञान थे। उसका जो महिमा मंडल यहाँ मतलब आपका गुणगान हो रहा है कि गुणगान की मतलब उन्होंने खंडन किया या उनकी आलोचना की, और उनकी जगह उन्होंने क्या कहा कि जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारी अंतर्दृष्टि मतलब हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए कि मतलब इन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का क्या है, आधार बनाना चाहिए। साझा मतलब सबका मिलके एक सामूहिक रूप से। तो उनके जो रहस्यवादी भावनाओं पर जो जोर दिया था, उनका प्रयास था कि मतलब जो एक साझा मतलब सभी की सामूहिक जो विस्तार की अनुभूति होनी चाहिए, एक साझा हमारी एक सिमिलियर मतलब कल्चर होनी चाहिए। संस्कृति को एक राष्ट्र का क्या है, आधार बनाना चाहिए, मतलब सिमिलियर कल्चर को राष्ट्र का एक बेस बनाना चाहिए या आधार बनाना चाहिए।
जर्मन दार्शनिक योहान, देखो ये गॉटफ्रीड, इनको एक तरह से कई बार इनका नाम यूज होगा, तो एक बार अच्छे से देख लेना। ये एक जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन फिलोसफर थे। गॉटफ्रीड ने जो, जैसे रूहानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है, कि उन्होंने जो ये दार्शनिक थे या फिलोसफर जो थे योहान गॉटफ्रीड ने, उन्होंने बताया कि जो रूहानी चिंतकों ने ये दावा कर दिया था कि जो सच्ची फीलिंग्स है या सच्ची जो हमारी सांस्कृतिक जो भावनाएं हैं उनके आम लोगों, मतलब वहाँ के जो लोग हैं या जो लोकल लोग हैं उनमें निहित है। इसलिए क्या है, जो राष्ट्र की जो सच्ची जो आत्म है वो लोकगीत या जन काव्य या लोक नृत्यों से प्रकट होगी, कि ये जो फीलिंग्स हैं या ये जो भावनाएं वो किस तरह से आएंगी, कि एक सच्ची जो आत्म जो लोकगीतों में होंगी, उनके लोगों के जो लोकल जो आपके कहेंगे या फोक डांस कहेंगे वो होंगे, आपके जन काव्य होंगे, लोगों के द्वारा लिखे गए काव्य जो होंगे जन काव्य थे, लोगों के गीत होंगे, इनसे ही प्रकट होगी। इसलिए हमें किस पर फोकस करना चाहिए, इसलिए हमें लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित करना चाहिए, मतलब इकट्ठा करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए और उनको मतलब अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए क्या है, आवश्यक है। कि अगर हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है, बनाना है, तो हमें उनको जानना होगा, उनको अंकित करना होगा, इस तब जाके ये क्या है, एक तरह से एक नेशन बनेंगे, एक आपका राष्ट्र बनेंगे। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। देखो, अब उन्होंने कहा कि जो हमें स्थानीय लोकल जो बोलियां भाषाएं वो यूज करनी चाहिए। क्यों यूज करनी चाहिए, कि ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करें, ताकि मतलब जो लोगों में मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए फील करें। और क्या होगा कि जो हमारी जो खुद की प्राचीन कल्चर है, राष्ट्रीय जो कल्चर है, नेशन है, उससे वो एक दूसरे से उस भावना से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारी प्राचीन सभ्यता इंडस वैली, उसकी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें तब हमने देखा कि वो एक तरह से नेचर की पूजा करते थे, जैसे यहाँ पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु, उनकी पूजा। लेकिन आज भी हम उस तरह से उन चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे हम पेड़ पौधों की पूजा की, इस पेड़ में ये भगवान है, उस पेड़ में वो भगवान है, मतलब उस तरह से। लेकिन एक तरह से जुड़े, हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं ना खुद को, कि उस टाइम में वो देवी देवताओं से पूजा करते थे, आज के टाइम में भी हम देवियों की पूजा करते हैं। इस तरह से हम एक तरह से जो प्राचीन हमारी जो सभ्यताएं थी उसमें हम क्या है, नेचर की पूजा करते थे, आज भी करते हैं। तो ये सिर्फ मतलब जो हमारी जो लैंग्वेज थी वो सिर्फ ये नहीं है कि हमें मतलब जो हमारी प्राचीन भावना है उसको वापस लाना है, बल्कि इससे क्या होगा, राष्ट्रीय संदेश से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाओगे। ज्यादा लोगों तक क्यों, जैसे कुछ लोग होंगे जिनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो उनकी लोकल लैंग्वेज में आप उनको अगर समझाओगे तो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले ले, तो जब हम हमारे यहाँ पर क्रांतियां हो रही थी, जब हम फ्रीडम ले रहे थे, मतलब फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स एक तरह से हम देखते हैं वो ब्रिटिशर्स थे, उनको इंग्लिश आती थी, हिंदी नहीं आती थी। हालांकि यहाँ के लोगों उन्होंने सीखी थी, वो एक अलग बात है। तो अगर हम ये कहते हैं हमारे नेता कि जिनको मतलब इंग्लिश आती है वही लोग मतलब इसमें हिस्सा लेंगे क्रांतियों में, तो क्या आप पॉसिबल है कि आज हम फ्री बैठे हुए होते, आज़ाद बैठे हुए थे, इस तरह से बैठे हुए होते? बिल्कुल नहीं। जो आज मतलब हम कहते हैं कि 77वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे, क्या हम मना रहे होते? मुझे लगता है आज भी हम उनके गुलाम ही होते। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने देखा उस टाइम में लोगों मतलब लोकल जो लैंग्वेज था, जो हमारी भाषा थी, उनमें हमने न्यूज़पेपर वगैरह ये निकालना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जो फीलिंग्स है, वो भावनाएं वो पहुंचा पाएं। तो वो उसको उन लोगों से जोड़ने का, कनेक्टिविटी का काम किसने किया? लैंग्वेज ने किया। तो ये जो हमारी जो लैंग्वेज है वो आधुनिक राष्ट्र में जो है संदेश देने का, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। जैसे आज आप खुद समझ लो, जैसे मान लो अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है और अगर आप मेरा वीडियो भी देखते हो, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपको हिंदी नहीं आएगी तो आप मेरी जो लैंग्वेज है या मैं जो समझा रही हूँ वो आपको नहीं समझ पाएंगे।
लेकिन अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आएगी, जो मैं समझा रही हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो वही चीज़ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, मतलब वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही जानते थे, तो अगर उनकी लोकल लैंग्वेजों में उनसे जुड़ के कोई चीज़ लिखेंगे, हम कुछ जो काव्य वगैरह कविताएं वगैरह लिखेंगे, तो लोग उनसे कनेक्टेड भी फील करेंगे, और दूसरा उसको हम उस संदेश को जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे, जिनमें ये अधिकांश निरक्षर थे, निरक्षर मतलब अनपढ़ लोग थे, उन तक वो पहुंच जाएं। यह खास तौर पर जो पोलैंड पर लागू होती है, और ये बात खास तौर पर किस पे लागू होती है, पोलैंड जो नेशन था उस पे लागू होती है, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। क्या था कि जब आपके जो हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो हमारे मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र थे, तो उनमें धुरी राष्ट्र जो आपके हार गए थे, तो आपके जो मित्र राष्ट्र जीते थे, उन्होंने क्या किया, जो ये पोलैंड था उसका विभाजन कर लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा रूस ने ले लिया, कुछ प्रसा ने ले लिया, कुछ ऑस्ट्रिया ने ले लिया, तो एक तरह से पोलैंड तो खत्म हो गया। लेकिन पोलैंड मतलब कंट्री तो खत्म हो गया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो तो वहीं रह रहे हैं, तो उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो जो उनकी लैंग्वेज है, पॉलिस है, उसने एक दूसरे से कनेक्टेड रखा उनको, मतलब वो चीज़, वो भावनाएं जो हैं उनके जो अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो तो खत्म नहीं हुई, वो तो गई नहीं, वो उन्होंने एक दूसरे से वो किस तरह से एकजुट रहे, वो अपनी कल्चर से, वो अपनी लैंग्वेज से क्या है एक दूसरे से जुड़े रहे। यद्यपि पोलैंड अब एक स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी, मतलब हालांकि वो एक फ्री मतलब राष्ट्र नहीं था, नेशन नहीं था, भू क्षेत्र नहीं था, फिर भी लोग मतलब किस तरह से संगीत के माध्यम से, भाषा के जरिए जो अपनी राष्ट्रीय भावनाएं क्या है उन्होंने जीवित रखी। उनकी जो राष्ट्रीय भावनाएं वो किस तरह से जीवित रखी उन्होंने, मतलब अपनी लैंग्वेज से, अपना संगीत, अपना कल्चर, इनसे उन्होंने उसको जागृत रखा, मतलब अपनी राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा था। मसलन कैरोल कुप्रिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, और पोलेनिस और मुजरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये जो कैरोलस्की कुप्रिस्की ने अपना राष्ट्रीय संघर्ष जो है अपने ओपेरा और जो संगीत से गुणगान किया था, और जो पोलेनिस थी उसमें मतलब, और पोलेनिस और जो मुजस्सरा जैसे लोक नृत्य, यहाँ आपके पोलेनिस और मुजस्सरा क्या हैं, लोक नृत्य हैं, तो उन राष्ट्र प्रतीकों से उनको बदल दिया था एक तरह से। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूसी कब्जे के बाद पोलिश जो भाषी स्कूलों ने बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा की जगह मतलब जबरन ला दिया था, कि मतलब जहाँ पर देखो अब पोलैंड है, पोलैंड पोलिश भाषा बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो उसी लैंग्वेज को यूज़ करेगा, लेकिन क्या हुआ कि भाषा ने भी जो राष्ट्रीय भावना है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मतलब जो फ्रांस का जिस पोलैंड वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया, उन्होंने क्या है पोलिश भाषा को हटाकर जबरदस्ती मतलब फ्रेंच भाषा या रूस का जिस पे हिस्सा हो गया था, तो उस पे यहाँ फ्रांस नहीं रूस की बात हो रही है, तो रूस जब उन्होंने अपनी जो रूसी लैंग्वेज उसमें थोपने की कोशिश करी थी, तो उसको जबरदस्ती लादने की कोशिश करी थी, तो लोगों में फीलिंग्स तो आएगी ना कि हम किस तरह से मतलब ऐसे इस तरह से थोड़ी ना कि ये जबरदस्ती बोलेंगे और हम ये जो कहेंगे वही लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो बलपूर्वक मतलब हटाने की कोशिश करी, भाषा को हर जगह जबरन लादने की कोशिश करी। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिससे आखिरकार मतलब कुचल दिया गया था। हालांकि विद्रोह हुआ, उसे कुचल दिया गया था। उनके जो इसके अनेक सदस्य थे, उन्होंने राष्ट्रवादी जो भावना है, राष्ट्र विरोधी जो उसके जो विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया था, लैंग्वेज को, कि जो उनके खिलाफ जो विरोध किया था वो किस बेस पे किया था, भाषा के आधार पर किया था। चर्चा के जो आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में उन्होंने पोलिश का इस्तेमाल किया, कि जो भी उन डिस्कशन करते थे आयोजन या कोई धार्मिक शिक्षा में, वो सब किसका यूज़ करते थे, पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में जो पादरी थे या बिशप जो थे जेल में डाल दिए गए थे। उन्होंने रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, और क्योंकि उन्होंने अपने जो रूसी भाषा का प्रचार करने से क्या है इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दिया कि हम तो भाई नहीं करेंगे रूसी भाषा का प्रचार, हम तो क्या हमारी पोलिश ही भाषा जो हमारी लैंग्वेज है उसको ही अपनाएंगे या उसी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी, कि मतलब जो ये पोलिश भाषा है वो रूसी प्रभुत्व के विरोध मतलब उन्होंने अपना जताना शुरू कर दिया और उसके संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी।
यहाँ बेटा एक स्टोरी है, ग्रिम बंधुओं की कहानी की है। इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कहानी थी। ग्रीम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं, राष्ट्र निर्माण। ग्रीम्स फेयरी टेल्स का जाना माना नाम है। जैकब ग्रीम और जो विल्हेम ग्रीम जो बंधुओं का जन्म हुआ था, दोनों का क्रम से मतलब जो आपके जैकब ग्रीम है उनका 1785 में, और जो आपका विल्हेम ग्रीम है उनका 1786 में जर्मनी के हुनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई जो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्हें शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कि मतलब ये जिस टाइम कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको मतलब जैसे नहीं होता, हर किसी का शौक होता है, किसी को किसी चीज़ का कलेक्शन का, किसी को कलेक्शन का। तो दोनों भाइयों को जो पुरानी लोक कथाएं उन्हें इकट्ठा करने का शौक था, वो उन्होंने शुरू कर दिया था। और वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती और उसे लिख कर रखते। ये कहानियाँ मतलब उन्होंने क्या किया, अब गांव-गांव जाकर के लोक कथाएं लिखना शुरू कर दिया। और मतलब जो आप 6 साल तक मतलब वो गांव-गांव जाकर ये काम करते रहे, और जो लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती वे उन्हें लिख कर रख लेते थे। और ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों के जो समान रूप से पसंद की जाती थी, मतलब काफ़ी पसंद करेंगे। अब देखो लोकल जो स्टोरी हो ना, कितनी अच्छी लगती है हमें कॉमिक बुक पढ़ना। जैसे आप कोर्स की बुक पढ़ोगे तो बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर कॉमिक बुक हो जिसमें कोई स्टोरी हो, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं तभी तो कहती हूँ आपसे कि जो NCERT है उसको स्टोरी की तरह पढ़ो, खुद की अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर लो। तो उसी तरह से जो ये मतलब बच्चे और बड़े थे वो समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने एक कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। और बाद में दोनों भाई उदारवादी जो राजनीति थी उसमें सक्रिय हो गए और प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। अब प्रेस की स्वतंत्रता क्यों चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, वो राइटर थे, मतलब लिखने का काम करते थे, स्टोरी इकट्ठा करते थे, तो वो उनकी फ्रीडम ही चाहिए, अपनी मर्जी से लिखेंगे। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का एक शब्दकोश भी प्रकाशित किया। जर्मन भाषा का शब्दकोश क्यों प्रकाशित किया, देखो जब वो लोकल लैंग्वेज में जाके कहानियाँ देख रहे थे, लोकल जगहों पे जाके, तो ऑब्वियस सी बात है लोकल लैंग्वेज में टर्म्स जो चीज़ें हैं कुछ अलग हुई होंगी, चेंज मिली होंगी उन्होंने, तो उन्होंने इसलिए मतलब एक डिक्शनरी तैयार करी थी। ग्रीम बंधुएं फ्रांस के वर्चस्व के जर्मन जो संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। ग्रीम बंधु मानते थे कि फ्रांस का जो वर्चस्व है वो जर्मनी की कल्चर के लिए क्या है, एक तरह से खतरा है। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठा की थी वे विशुद्ध और जर्मन भावना की क्या है, अभिव्यक्ति करते हैं। लोक कथाएं इकट्ठा करने और जर्मन भाषाओं को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। तो ये तो हो गई हमारी स्टोरी, और ये हमारा टॉपिक भी, एक मिनट रुको, टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया था। अगला जो हमारा इसी का सब टॉपिक, जो हम टॉपिक हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है, मेन टॉपिक जो हमारा चल रहा है कि जो आपका क्रांतियों का युग चल रहा है, उसका हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया था, रोमानीवाद और जो रोमानी कल्पना और जो आपका नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, वो कवर कर चुके हैं हम। अगला जो इसका सब टॉपिक है वो है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, कि किस तरह से भूख ने कठिनाइयाँ पैदा करी और किस तरह से लोगों ने जन विद्रोह किया। अब ये इसका, अब आप देखोगे कि मैडम पहले तो आपने वो ला दिया रोमानीवाद और ये सारी चीज़ें कल्चर ला दी, अब आपने भूख ला दी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या देख रहे हैं कि ये क्रांतियों का युग जब चलेगा इन्हीं चीज़ों से तो चलेगा। तो लोगों में मतलब जो आपके गानों के थ्रू, आपके नृत्यों के थ्रू, आपके जो सिंगिंग के थ्रू, स्टोरियों के थ्रू नेशनलिज्म की भावना पैदा कर दी। दूसरा, कुछ नेशनलिज्म की भावना तो इन चीज़ों से भी तो आएंगी। भूख, कठिनाइयाँ जब प्रॉब्लम होगी तभी तो, किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी तभी तो आप उस चीज़ के खिलाफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर ये भी आप एक तरह से नेशनलिज्म की भावना पैदा करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्रांति तो करेंगे ही करेंगे। तो हमारा दूसरा जो सब टॉपिक है वो है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।